अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम न्यूक्लिक एसिड को स्टडी कर रहे थे कि न्यूक्लिक एसिड कैसे बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कि ये जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स हैं। कि डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो ये हमारे पास क्या बना रहे होते हैं, न्यूक्लिक एसिड बना रहे होते हैं। और ये भी हमने देखा था ये किस तरह बन रहे हैं कि एक साइड पे हमारे पास बेस होती है कि वो हमारे पास जो पेंटोज शुगर है उसकी कार्बन नंबर 1 पे अटैच होती है। ठीक है, वो बेस कोई भी हो सकती है, एडेनिन हो सकती है, यूरेसिल हो सकती है, या डीएनए के केस में थायमीन हो सकती है, या साइटोसिन हो सकती है, या गुआनिन हो सकती है। ठीक है, और जो फास्फेट ग्रुप है ये पेंटोज शुगर के यहाँ 5 पोजीशन पे लग सकता है या फिर 3rd पोजीशन पे लग सकता है। ठीक है, तो जो 5 वाली साइड पे लगेगा तो उसे 5 प्राइम एंड कहेंगे, और जो 3 वाली साइड पे लगेगा उसे 3 प्राइम कहेंगे। ठीक है, अब ये एक साइड पे तो ये अटैच हो गया, दूसरी साइड पे ये दूसरी तरफ बॉन्ड बना रहा होता है कि दूसरी पेंटोज शुगर के साथ जो है इसने बॉन्ड बनाया होता है। कि अगर हम यहाँ पे देखें कि एक साइड पे तो ये है, दूसरी साइड पे इसी पेंटोज शुगर ने के साथ जो इस फास्फेट ने इधर से बॉन्ड बनाया हुआ है, और ये 3 एंड वाली साइड से, और 5 एंड वाली साइड पे उसने दूसरी पेंटोज शुगर के साथ बॉन्ड बनाया होता है। तो इस तरह इनकी आपस में लिंकेज होती रहती है, जिसे इस लिंकेज को हम कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कि ये जो है ये एस्टर सा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो इसके दोनों साइड पे बन रहा है तो इसके लिए हम इसको डाई एस्टर बॉन्ड कह देते हैं। ठीक है, और साथ साथ इसी तरह अगर हम टर्मिनल पे देखें जहाँ पे कोई भी अटैचमेंट नहीं हो रही तो वहाँ पे हम इसको क्या कह देते हैं, ये 5 प्राइम एंड है, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, 3 प्राइम एंड हो जाता है। तो हमने इसको देख लिया था कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कि अगर ये हमारे पास, अगर हम 5 प्राइम एंड से इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या है, फास्फेट ग्रुप, उसके लिए पी आ गया, और फास्फेट ग्रुप जो जहाँ लिंक हो रहा होता है जिस कार्बन पे, उस कार्बन का नेम नंबर लिखते हैं, ये 5 प्राइम एंड है। उसके बाद अटैचमेंट का, और ये 3 प्राइम एंड पे। ठीक है, 3 प्राइम एंड के ऊपर उसकी अटैचमेंट हो रही थी। कि यहाँ हमारे पास 3 प्राइम एंड है, उसके ऊपर जो अटैचमेंट हो रही है तो उसको मेंशन कर दिया, और साथ साथ हम ये OH2 प्राइम पे क्यों शो कर रहे हैं कि ये हमारे पास आरएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्यों हमें आरएनए का स्ट्रक्चर है कि एक तो हमारे पास ये जो बेस है ये यूरासिल है, थायमीन नहीं है, और ये OH ग्रुप लगा हुआ है 2 पोजीशन के ऊपर। ठीक है, सिंपल H नहीं है, तो इसलिए हमें ये पता चल जाएगा कि आरएनए की सिंथेसिस के लिए ये जो हमें पिक्चर है वो दिखाई गई है। ठीक है, 3 प्राइम हो गया। 3 प्राइम के बाद फिर ये एक फास्फेट ग्रुप है जो कि दूसरी पेंटोज शुगर के साथ लिंक कर रहा है। ठीक है, तो इस फास्फेट ग्रुप को डायगोनल शो कर रहे होते हैं, या हम इसको स्लोप के लिहाज से शो करें कि ये बता रहे हैं कि ये दूसरी जो है यूनिट, जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ इसने जो है कंबाइन हुआ हुआ है। और बेस के साथ अटैचमेंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो है ये दिखाई गई है कि यहाँ पे हमारे पास इस बेस के साथ अटैचमेंट हो रही है। कि ये 2 है तो इससे ऊपर क्या होगी, 1 वाली साइड पे बेस अटैच है। तो ये तो था कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड कैसे बनते हैं। अब इनके अगर हम एग्जैक्ट नेम देख लें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, टेट्रा राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, टेट्रा इसलिए कहने कि ये 4 जो है न्यूक्लियोटाइड अटैच हुए हुए हैं। सबसे पहले क्या है, एडेनिन है। ठीक है, एडिनाइल 3 प्राइम 5 प्राइम। उसके बाद क्या होगा, देखें यहाँ पे क्या है, एडिनाइल है 3 प्राइम, उसके बाद 5 प्राइम। ठीक है, और ये ऊपर अटैचमेंट हो रही है इसके साथ 5 प्राइम के बाद जो है वो अगली आ गई जो यूरिडीन थी, तो वो के हमारे पास क्या बना, यूरिडिनाइल 3 प्राइम 5 प्राइम। उसके बाद साइटोसिन थी। ठीक है, साइटिडाइल 3 प्राइम 5 प्राइम।
एंड ग्वानिन थी नेक्स्ट, तो वो क्या बन गई, ग्वानिलाइट। ठीक है, द शुगर एटम्स आर प्राइम टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द एटम ऑफ द बेस, के बेस से सेपरेट करने के लिए इसको हमने प्राइम के लिहाज से शो किया हुआ, जैसे हमने पीछे इसको स्टडी किया। बाय कन्वेंशन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज रिटन विद द 5 प्राइम एंड कि कन्वेंशनली इसको 5 प्राइम एंड वाली साइड से लिख रहे होते हैं, to at the left and the 3 prime end at the right, कि कन्वेंशनली लेफ्ट वाली साइड पे हमारे पास क्या है, 5 प्राइम है, और राइट वाली साइड पे हमारे पास 3 प्राइम है, तो इसी डायरेक्शन में इसको लिख रहे होते हैं। thus reading left to right the phosphodiester bond link neighboring ribose residues in 5 prime to 3 prime direction. This sequence shown here can be abbreviated as पी का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये फास्फेट है, कि एक फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है, उसके साथ क्या है, एडेनिन है, और फिर फास्फेट ग्रुप है, और फिर क्या है, यानी कि ये फास्फेट से बॉन्ड बना हुआ है, फिर यूरासिल फास्फेट ग्रुप आ गया, साइटोसिन फास्फेट ग्रुप एंड गुआनिन। यहाँ फिर अगर हमें पता है कि ये बॉन्ड बना हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये पी को सेपरेट भी कर सकते हैं, या इसको नहीं भी लिख सकते। और यहाँ पे स्टार्ट पे पी क्यों आएगा, क्योंकि ये टर्मिनल वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, तो इसलिए हम ये इसको क्या कह सकते हैं, पी जो स्मॉल पी है, ठीक है, ए यू सी जी, जो भी सीक्वेंस यहाँ पे बनेगा, जो भी होगा, तो लाजमी नहीं है कि इनका ऐसे ही सीक्वेंस हो कि ए यू सी जी हो, क्या बताए ए के बाद सी आ जाए, फिर यू आ जाए, फिर जी आ जाए। ठीक है, तो उनका कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। The P to the left of a nucleoside symbol indicate a 5 प्राइम फास्फोराइल ग्रुप के 5 प्राइम पे जो टर्मिनल वाला है उसने तो कहीं भी बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, तो वो ये वो वाला आ जाता है। द कोरोस्पॉन्डिंग डीऑक्सी टेट्रा न्यूक्लियोटाइड, अगर हमने डीऑक्सी मीन डीएनए वाली साइड देखनी है, तो वहाँ पे क्या है कि ये जो 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है, उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, मीन जस्ट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लगा होगा। In which the 2 prime OH group are replaced by the hydrogen and the uracil is replaced by thymine is abbreviated as, कि इसके लिए हम क्या करेंगे, डीऑक्सी है तो इसके लिए सबके लिए साथ क्या आएगा, स्मॉल डी आएगा, और साथ क्या है, पी ए पी टी पी सी पी एंड जी, या फिर इसके डी लिख के सबके साथ पी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कि हमें पता है सबके साथ जो है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना हुआ है, और जस्ट जो है 5 एंड वाली साइड पे जो है हम उसके लिए लिख सकते हैं कि ये पी है और ए टी सी जी आ जाएगा। फिर हमारे पास ये जो ऊपर वाली सिंपल वाली डायग्राम है, इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या बता रही है हमें। सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ P A U C G, a vertical line denotes a ribose residue. The attached base is indicated by a single letter, and a diagonal line flanking an optional P represent a phosphodiester bond। हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन हम लगा रहे हैं कि ये हमारे पास बेस है, ठीक है, उसके जो कार्बन है और उसके ऊपर जो शुगर है उसके कार्बन है हमारे पास, और ये बेस जो है एक सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये बॉन्ड बन रहा है, और साथ साथ उसकी पोजीशन मेंशन हो रही है कि 3 प्राइम है या 5 प्राइम पे बॉन्ड बन रहा है। The atom number for the ribose residues may be omitted, के सारे नहीं लिखे हुए, जस्ट वहाँ पे क्या किया, 5 प्राइम लिखा 3 प्राइम लिखा है और 2 प्राइम लिखा है। The equivalent representation of deoxyamine, के हमारे पास डीएनए वाली जो है deoxy PATCG differ only by the absence of 2 prime hydroxyl group and by the replacement of U by T। अच्छा, इसके साथ जो 3 प्राइम एंड है, तो वहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे कोई भी फास्फेट ग्रुप नहीं लगा होगा, यहाँ पे जो एंड वाली साइड होगी उसके ऊपर क्या लगा हुआ है,
एच लगा ओ एच लगा हुआ है, जो नॉर्मली हमारे पास जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, मीन यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं बना हुआ। तो इस तरह हमारे पास जो है डिफरेंट डीएनए के जो है वो पॉलीमर्स बन रहे होते हैं कि डिफरेंट साइज का हमारे पास डीएनए बनना होता है कि ये न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होते हैं। तो उनका कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो रही होती है। अब हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कि कितने परसेंट जो है वो कोई प्यूरिन हो सकती है या पिरिमिडीन की अमाउंट कितनी होती है। ठीक है, तो वो उस चीज़ को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट था चार्गफ, उसके एक रूल बताया और हम उसको देखते हैं कि वो रूल क्या है हमारे पास। चार्गफ रूल्स डिस्क्राइब द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए कि डीएनए के अंदर कितनी बेसिस हो सकती हैं या कितने परसेंट जो है वो बेसिस हो सकती हैं। Although there appear to be no rule governing the nucleotide composition of a typical RNA molecule, RNA के अंदर हमारे पास कोई ऐसा रूल नहीं है क्योंकि RNA जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं और उनकी डिफरेंट लेंथ भी होती है, लेकिन डीएनए के लिहाज से ये स्पेसिफिक भी हो सकता है क्योंकि आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन डीएनए क्या है वो सिंगल स्टैंड आपस में कंबाइन होते हैं, उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो कंबाइन होने के लिए ये बेस आपस में बॉन्डिंग बनाती हैं। तो जितनी एक तरह की बेस है दूसरी तरह की भी बेस होगी तो तभी वो बॉन्ड बनेगा उसके लिहाज से। ठीक है, डीएनए हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एडेनिन एंड थायमीन रेजिड्यूज। ठीक है, क्या हमारे पास क्या है कि एक प्यूरीन है और एक पिरिमिडीन है। मीन के एडेनिन क्या है डबल साइक्लिक रिंग है, उसमें दो रिंग है, साइक्लिक रिंग है। और थायमीन क्या थी वो सिंगल वाली थी, यानी कि ये क्या थी कि ये प्यूरीन है और ये पिरिमिडीन है कि जितनी हमारे पास एडेनिन है उतनी ही हमारे पास क्या होती है कि थायमीन होती है। एंड इक्वल नंबर ऑफ ग्वानिन एंड साइटोसिन रेसिड्यूज कि जितना हमारे पास जी है उतना ही हमारे पास क्या होता है डीएनए के अंदर सी होता है, क्योंकि इन्हीं ने आपस में बॉन्ड बनाना होता है। हमने आगे आगे जाके डीएनए के स्ट्रक्चर में देखते भी हैं इनके दरमियान में कैसे बॉन्डिंग हो रही है और कैसे डीएनए का स्ट्रक्चर बन रहा होता है। ठीक है, यानी कि जितनी आइडेनिन है उतनी थायमीन है और जितनी साइटोसिन होती है उतनी ही ग्वानिन होती है। These relationship known as Chargaff rule were discovered in the late 1940s by the Erwin Chargas, who devised the first reliable quantitative method for the compositional analysis of DNA। कि डीएनए की कंपोजिशन को चेक किया गया कि उसकी एनालिसिस किया गया तो उसमें ये पता चला कि जितनी एडेनिन है उतनी ही थायमीन होती है और जितनी साइटोसिन होती है उतनी ही ग्वानिन होती है। डीएनए बेस्ड कंपोजिशन वेरीज वाइडली अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कि उसकी कंपोजिशन डिफरेंट भी हो सकती है। इट रेंज फ्रॉम 25 टू 75 मोल परसेंट के हमारे पास जी एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन इन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जो मिनिमम अमाउंट है ग्वानिन एंड साइटोसिन की वो क्या हो सकती है 25% हो सकती है और मैक्सिमम 75% हो सकती है। हाउएवर इट इज़ मोर और लेस कांस्टेंट अमंग द रिलेटेड स्पीशीज। लाजमी नहीं है कि हर स्पीशी में इतनी ही हो, ये थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है हर स्पीशी से दूसरी स्पीशी से। फॉर एग्जाम्पल इन मैमल्स ग्वानिन प्लस साइटोसिन रेंजेस फ्रॉम 39 टू 46% कि ये हमारे मेम्बर्स के अंदर जो है इसकी अमाउंट जो है वो कम है एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया के अंदर ये इसकी अमाउंट ज़्यादा है। दिस सिग्निफिकेंस ऑफ Chargaff rule was not immediately appreciated, but we know not now now that the structural basis for the rule derive from DNA double standards nature के यही से हमें पता चल जाता है कि इसमें एक इंफॉर्मेशन दी कि डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड की फॉर्म में होगा। कि अब डबल स्टैंडर्ड कैसे बनेगा, बॉन्ड उनके दरमियान में कैसे बनेगा कि जितनी एक तरह की बेस होगी उस तभी वो दूसरी तरह की बेस के साथ बॉन्ड बना सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ से उसने स्ट्रक्चर बेसिस प्रोवाइड की कि हमारे पास जो है जितनी साइटोसिन है उतनी ग्वानिन है और जितनी एडेनिन होती है उतनी ही थायमीन होती है।
अब हम देखते हैं कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है। ठीक है, कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड हम कहते हैं, या डीएनए जो है वो फॉर्म करता है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे हमारे पास एक सीढ़ी सी होती है, लैडर सी होती है, कि एक उसकी साइडों पे दो स्टैंड होते हैं। ठीक है, और साथ साथ जो है पाँव रखने के लिए, जो स्टेप रखने के लिए है, वो कोई ना कोई लकड़ी सी लगी होती है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या है कि ये जो स्टैंड होंगे, जो स्टेप होंगे, वहाँ पे बेसिस होंगी, और जो साइड्स हैं, दोनों दोनों साइड जो हैं वहाँ पे हमारे पास वो जो शुगर और फॉस्फेट में आपस में अरेंज हुए होते हैं इस फॉर्म में, कि ये हमारे पास एक लैडर सा स्ट्रक्चर देता है, या हमें जो है एक हेलिकल स्ट्रक्चर ये डीएनए जो है वो प्रोवाइड करवाता है। The determination of the structure of DNA by the James Watson and Francis Crick in 1953 is often said to mark the birth of modern molecular biology, कि इसकी वजह से जो है मॉडर्न बायोलॉजी की बेस रखी गई। ठीक है, कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि किस तरह का डीएनए का स्ट्रक्चर है। The Watson-Crick structure of DNA not only provided a model of what is arguably the central molecule of life, it also suggests the molecular mechanism of heredity, कि ना सिर्फ यहाँ से क्या बना कि हमें जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है, लाइफ का जो मेन मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसके अंदर लाइफ की सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसके बारे में पता चला, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता या चला, और साथ साथ हमें ये भी आइडिया हुआ कि जो है हेरिडिटी मटीरियल जो है वो डीएनए होता है। ठीक है, द वाटसन एंड क्रिक accomplishment, which is ranked as one of science major intellectual achievement, was based in part on two pieces of evidence in addition to Chargaff rule, कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि दो तरह की अचीवमेंट की गई, कि एक तो पहला तो रूल क्या था, वो चार्गफ रूल था, कि हमारे पास क्या है कि जितनी एडेनिन होती है उतनी ही हमारे पास थायमीन है, और जितनी साइटोसिन है उतनी ही हमारे पास गुआनिन है। उसके साथ क्या है, द करेक्ट टाटोमेरिक फॉर्म ऑफ द बेसिस एंड इंडिकेशन ऑफ डीएनए इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर। इन्होंने क्या बताया कि दो मेन चीज़ें क्या थी, कि जो बेसिस हैं वो टाटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, और दूसरा क्या है कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, हमारे पास हेलिकल मॉलिक्यूल है। अब हम देखते हैं कि टैटोमेरिक आइसोमर्स क्या होते हैं। ये मे भी आप लोगों ने वर्ड पढ़ा हो टैटोमेरिक आइसोमर्स के, वो आइसोमर्स जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो, यानी हाइड्रोजन चेंज हो रहा है क्योंकि साथ साथ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही हो, तो वो जो आइसोमर्स बनते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं कि उनको हम टैटोमर्स कहते हैं। The purine and pyrimidine bases of nucleic acid can assume different tautomeric forms. Tautomers are easily converted isomers that differ only in the hydrogen position, कि हाइड्रोजन की पोजीशन की बेस पे ये हमारे पास क्या है कि ये टाटोमर्स हैं। ठीक है, ये एग्जांपल दी गई है कि थायमीन की एग्जांपल दी जा रही है कि अब क्या है कि ये रेड कलर आपको शो कर रहा है कि हाइड्रोजन पहले इस जगह पे है और यहाँ ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अगर इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाए तो क्या होगा कि यहाँ से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, तो ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या है वो इधर आ सकता है, इधर नाइट्रोजन के साथ। अगर ये बॉन्ड भी अब ये नेगेटिव हो गया, तो इस नेगेटिव की टेंडेंसी क्या है कि वो H पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेकआउट हो जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ नेगेटिव था तो उसने हाइड्रोजन को अटैक करके इसके साथ बॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो अब क्या है कि हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हुई है और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये जो थी हमारे पास, ये इस तरह की आपको पता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप था। ठीक, ये कीटो फॉर्म इसको हम सिंपली कह सकते हैं, और ये हम इसको कहते हैं कि इनोल फॉर्म है। तो ये आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है, कि ये इसमें जा सकती है, ये इसमें जा सकता है।
तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर किसका था, थायमीन का कीटो और लैक्टम फॉर्म इसको कहते हैं, और थायमीन का इनोल और लैक्टिम। ठीक है, ए आ रहा है और आई आ रहा है, ये यहाँ पे इनका डिफरेंस है। इसी तरह अगर हम ग्वानिन के स्ट्रक्चर को देखें तो वहाँ पे भी क्या है, सेम प्रोसेस है कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आके क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, और ये हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा कि हाइड्रोजन की पोजीशन जो है चेंज हो रही है, तो वहाँ पे जो है हमारे पास टाटोमर बन गया कि ग्वानिन पहले ही कीटो फॉर्म में और लैक्टम फॉर्म में है, और ग्वानिन इनोल और लैक्टिम फॉर्म में ये आ जाती है। हम देख रहे हैं टाटोमेरिक फॉर्म ऑफ बेसिस, सम ऑफ द पॉसिबल टाटोमेरिक फॉर्म ऑफ ए थायमीन एंड बी guanine आर shown. Cytosine and adenine can also show सिमिलर प्रोटॉन शिफ्ट के, उनके अंदर भी इसी तरह के प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है और इसी तरह के टाटोमर्स बन रहे होते हैं। X-ray, nuclear magnetic resonance and the spectroscopic investigation have firmly established that the nucleic acid bases are overwhelmingly in keto-tautomeric form के ज़्यादातर ये हमारे पास मोस्टली क्या हैं, कीटो फॉर्म में होती हैं, कीटो टाटोमेरिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इन 1953 however this was not generally appreciated। ठीक है, information about the dominant tautomeric form was provided by the Jerry Donoho, an office mate of Watson, uh, an office mate of Watson and Crick, and an expert on the X-ray structure of small organic molecules। के हमारे पास क्या है कि पहले ये था कि ये कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन जो है बाद में ये भी आया कि ये लाजमी नहीं है कि हमारे पास जो है कि ये कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, ये इनोल फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो उसकी भी एविडेंस जो है वो मौजूद थी। Evidence that DNA is a helical molecule was provided by an X-ray diffraction photograph of a DNA fiber taken by Rosanell Franklin। कि ये हमारे पास जो है DNA का क्या किया, X-ray diffraction फोटोग्राफ ली गई, तो उसमें उनको लगा कि ये हमारे पास क्या है कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म है। The appearance of photograph enabled Crick and X-ray crystallographer by training to deduce। इसकी वजह से हमें क्या पता चला कि यहाँ पे क्या है, the DNA is a helical molecule and that is its planar aromatic basis form the stack that is parallel to the fiber axis। के हमारे पास जो स्टैक जो है वो किसके बनने हैं कि ये जो एक एक स्टैक आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, ये बेसिस का बनना है, और उसकी जो साइड्स होंगी वो हमारे पास जो है वो फास्फेट ग्रुप की और जो शुगर है हमारे पास उससे बनी है। The limited structure information along with the Chargaff rule provided few clues to the structure of DNA। तो वहाँ से हमें DNA के स्ट्रक्चर के बारे में पता चला। Watson and Crick models sprang mostly from their imagination and modern building studies। कि ये उनकी imagination पे बेस कर रहा था कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन एक्चुअल में जब और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो वाकई ही ऐसा ही स्ट्रक्चर था। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टेक्निक से कंफर्म होता गया। Once the Watson-Crick model had been published, however, its basic simplicity combined with its obvious biological relevance led it to rapid acceptance। कि इसका जैसे ही इसको पब्लिश किया गया तो वो उसी टाइम एक्सेप्टेंस इसकी हो गई कि ये वाकई ही इसी तरह का ही स्ट्रक्चर होता है। Later investigation had confirmed the general accuracy of the Watson-Crick model। ये बाद में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो वाकई वो ऐसा ही मॉडल था। Although its detail have been modified, कि थोड़ी बहुत उसके अंदर मॉडिफिकेशन की गई, लेकिन बेसिक जो थी वो ऐसे ही थी। The Watson-Crick model of DNA has the following major features। क्या क्या हो सकते हैं, 2 polynucleotide chains bind around a common axis to form a double helix। ठीक है, कि अब एक साइड पे
एक चेन है, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड की चेन। न्यूक्लियोटाइड हमने देख लिया कि कैसे वो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। एक चेन है, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, दूसरी चेन है, ये आ रही, वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं, मीन वो एक राउंड सा बना रहे होते हैं, वो एक जो है, जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये देखें, ये जो साइड्स हैं ये बनी हुई हैं जो है फॉस्फेट से, और साथ साथ जो है इसके साथ जो शुगर है उससे। अब ये जो है ये बेसिस अटैच है, उनके दरमियान में जो स्टेप बने हैं, देखें ए है, ए ने बॉन्ड बनाया हुआ है टी के साथ, ठीक है, इधर भी ए है और टी के साथ बॉन्ड है, इधर टी है, इस साइड पे ए है, इधर टी है, इधर ए है, इस साइड पे क्या है, सी है एक साइड पे और दूसरी साइड पे जी है, ये सी है और ये जी है, ठीक है। ये यानी बेसिस जो है वो स्टेप प्रोवाइड कर रही है, और जो साइड्स हैं वो हमारे पास फॉस्फेट और इससे बन रहे हैं हमारे पास जो शुगर है हमारे पास उसके उसके थ्रू बन रहे हैं कि अब दो अलग-अलग चेन्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स हुई हुई हैं, तब हमारे पास ये डबल हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो बन रहा है। The two polynucleotide chain bind around a common axis to form a double helix. The two strands of DNA are antiparallel, run in opposite direction, but each form a right-handed helix. Difference between a right-handed and left-handed is shown in the figure. ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि एक बात की कि ये जो है एंटी पैरेलल है, कि एक साइड पे क्या है कि ये वाली बेसिस जो है इधर है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये फास्फेट ग्रुप इस साइड पे, और दूसरी साइड पे क्या है, अगर इसी को ही हम उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा कि फास्फेट इधर आ जाएगा और बेस की डायरेक्शन इस साइड पे आ जाएगी, ठीक है, तभी वो आपस में एक दूसरे के बेसिस एक दूसरे के करीब आएंगी ना। अगर दोनों की एक ही डायरेक्शन हो तो बेसिस तो एक दूसरे के करीब नहीं आएंगी। अब क्या है, एक को सीधा रखा गया है, यानी एक की डायरेक्शन क्या है, 5 से 3 प्राइम वाली साइड पे है, 5 प्राइम से 3 प्राइम वाली साइड पे। अब दूसरे को हमने उल्टा कर दिया, उसकी डायरेक्शन किस साइड पे हो जाएगी, अब उल्टा करने से 3 प्राइम और 5 प्राइम वाली साइड पे हो जाएगी, ताकि कि हमारे पास ये जो बेसिस हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाएं। और ये इसकी जो एक दूसरे के गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है, ये जो इंटरमिक्स हो रहे हैं ये राइट हैंडेड है, ठीक है, कि दोनों ने चक्कर जो लगा रहे हैं वो राइट हैंडेड है। ये नीचे जो है ये दिखाया हुआ है कि राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड क्या होता है, ठीक है। राइट हैंडेड का मतलब क्या है कि ये जो चक्कर है ये वाला, कि ये कैसे जो है ये कैसे इसके साथ आ रहा है, हम जैसे हम अपने हाथ को राइट हैंड को घुमा रहे हैं तो ये उसी उसी डायरेक्शन में है कि ये जो है इसी तरह मूव कर रहा है, कि ये इस तरह इनके दरमियान में चक्कर आ रहे हैं। ऐसे जैसे हम पैरेलल और एंटी पैरेलल, जैसे हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बात करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या है कि लेफ्ट हैंडेड क्या है कि ये आ जाएगा कि ये उल्टे हाथ से इसका जो है वो चक्कर बन रहा है ऐसे करके, और लेकिन ये जो सीधे हाथ वाला है वो ऐसे करके चक्कर बन रहा है। तो ये डीएनए के अंदर क्या है, ये हमारे पास राइट हैंडेड है और दो स्टैंड आपस में एंटी पैरेलल होते हैं, कि अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो तभी वो जो है बेसिस सामने आ जाती है और उनके दरमियान में बॉन्ड बन जाता है। थर्ड क्या है, द बेस ऑक्यूपाई अ कोर ऑफ हेलिक्स, के सेंटर में हमारे पास क्या है, हेलिक्स के जो है वो बेसिस हैं, एंड sugar and phosphate chains run along the periphery, यानी ये साइड्स पे होती हैं और जो बेस हैं वो उसके स्टेप बना रही होती हैं, thereby minimizing the repulsion between the charged phosphate group, और उसकी वजह से हमारे पास क्या है कि फॉस्फेट ग्रुप की रिपल्शन भी आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कम होती है। The surface of a double helix contain two grooves, ठीक है, ऑफ अनइक्वल विड्थ, द मेजर एंड द माइनर ग्रुप, के यहाँ पे एक साइड पे क्या है मेजर ग्रुप होता है और एक साइड पे माइनर होता है। ये देखें कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो इधर से आ रही है तो ये बड़ा बड़ा सा कट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे बड़ा कट आ रहा है कि इसके साथ और इसके साथ मिलके यहाँ पे कट आ रहा है, लेकिन यानी कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के दरमियान में बहुत ज़्यादा गैप है, लेकिन हम अगर हम माइनर ग्रुप को देखें तो यहाँ पे क्या है कि इधर और इधर जो है वो गैप कम है, ठीक है।
तो ये एक माइनर ग्रुप बनता है और एक क्या है वो मेजर ग्रुप बन रहा होता है यहाँ पे, ये उनके गैप की वजह से। Each base is hydrogen bonded to a base in opposite strand to form a planar BSA base pair कि बेस ने दूसरी बेस के साथ अटैच कैसे होना है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होना है। तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ जो है हमारे पास ये जो है एक सीधी साइड होगी यानी 5 से 3 प्राइम वाली एंड साइड होगी और दूसरी हमारे पास क्या है 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली एंड होगा। द वाटसन क्रिक स्ट्रक्चर कैन accommodate only two type of base pairs कि दो तरह के बेस पेयर बनते हैं कि हर एडेनिन जो है उसने थाइमीन के साथ अटैच होना है और या थाइमीन है उसने हमेशा एडेनिन के साथ अटैच होना है और उसी तरह साइटोसिन है उसने हमेशा ग्वानिन के साथ अटैच होना है। ठीक है, each adenine residue must pair with a thymine residue and vice versa and each guanine residue must pair विद द साइटोसिन रेजिड्यू एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सी के साथ हमेशा जी ने बॉन्ड बनाना है और ए के साथ हमेशा टी ने बॉन्ड बनाना है। दीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन अ फिनोमेना नाउन एज कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। एक के सामने जो उसकी कम्प्लीमेंट्री है जो लाजमी है उसके लिए वो ही आएगी, यानी ए के साथ जो है वो टी आएगा तो बॉन्ड बनेगा, लेकिन ए के साथ अगर कोई और आ गया तो फिर वो बॉन्ड नहीं बनेगा सामने उसके। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, रिजल्ट इन दिस स्पेसिफिक एसोसिएशन ऑफ द टू चेन्स ऑफ द डबल हेलिक्स कि ये स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है कि ए के सामने टी ने आना है और सी के सामने जो है वो जी ने आना है। The Watson-Crick structure can accommodate any sequence of bases on one polynucleotide strand if the opposite direct strand has the complementary base। ठीक है, इनका कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। ये हम देख रहे हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया। दी इमीडिएटली अकाउंट फॉर चार्गस रूल कि हमारे पास क्या है कि जितनी ए है उतनी ही हमारे पास टी होंगी तो तभी वो उनके दरमियान में बॉन्ड बनेगा। मोर इम्पोर्टेंटली इट्स सजेस्ट दैट ईच डीएनए स्ट्रैंड कैन एक्ट एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री स्टैंड कि हमें पता है कि हमारे पास अगर एक स्टैंड है तो हम उससे दूसरा स्टैंड बना सकते हैं कि हमें पता है ए लगी हुई है तो दूसरी साइड पे टी होगी तो भी दूसरा स्टैंड के साथ बॉन्डिंग होगी, या सी लगा हुआ है तो इसके मतलब है कि इसके ऑपोजिट किसने आना है, जी ने आना है। ठीक है, यानी अगर हमारे पास एक स्टैंड हो तो हम उससे दूसरा स्टैंड का सीक्वेंस जो है वो बता सकते हैं। ये तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, टेम्पलेट के तौर पे एक्ट कर रहा है कि इसके कम्प्लीमेंट्री स्टैंड यहाँ से बना सकते हैं। हैंस that hereditary information is encoded in the sequence of bases on the either strand कि किसी भी स्ट्रैंड के ऊपर दोनों में से किसी के ऊपर भी जो है हेरिडिटी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है कि अगर हमारे पास एक स्टैंड है तो हमें पता है उसके कम्प्लीमेंट्री स्टैंड जो है वो कैसे बन सकता है, उसके अंदर कौन कौन से सीक्वेंस होंगे। तो ये हमारे पास जो है डीएनए का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि फास्फेट ग्रुप है। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो हमने देखा कि फास्फेट है, फास्फेट में अटैच हुआ है, ये रेड कलर जो शो कर रहा है ये हमारे पास पेंटोज शुगर है। फिर फास्फेट है और ये पेंटोज शुगर और ये जो है फास्फेट और डीऑक्सीराइबोज जिसे हम पेंटोज शुगर कह रहे हैं। ठीक है, ये आ गई। अब ये साइड बना दी स्टैंड की और इस साइड पे भी ये भी स्टैंड है और उसके साथ क्या है कि बेस अटैच हुई है। अब ये थाइमीन है। ठीक है, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, जो स्टैंड है वो किस साइड से है, 3 प्राइम से 5 प्राइम की। हमने कहा था ये एंटी पैरेलल है कि ये इसकी डायरेक्शन 5 से 3 की तरफ जा रही है तो इसको हमने उल्टा दूसरे वाले को उल्टा कर दिया कि 5 प्राइम से 3 प्राइम जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो फास्फेट बेस साइड बना दी उसके, यानी स्टैंड बना दिए और जो है स्टेप बनाने के लिए जो है हमारे पास एडेनिन थी। अब ये जो डॉटेड लाइंस आपको शो हो रही हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे दो जगह पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी ए
और टी के दरम्यान में कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन जो सी और जी के दरम्यान में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? वो हमेशा 3 होंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि ये सी और जी के दरम्यान में बॉन्ड कितने हैं? वो 3 हैं। और ए और टी के दरम्यान में बॉन्ड कितने हैं? वो 2 हैं। ये यहाँ पहले उन्होंने सिंपली दिखा दिया। अब यहाँ पे ये बॉन्ड कैसे बनने हैं कि यहाँ पे गुआनिन में ऑक्सीजन होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये हाइड्रोजन को, जो साइटोसिन है उसके हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, तो यहाँ पे इनके दरमियान में बॉन्ड बन जाता है। इधर भी एच है और इधर नाइट्रोजन है और इधर ओ है और इधर जो है वो एच है, तो उसका बॉन्ड इस तरह इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। अब टी और ए के दरमियान में 2 जगह पे बॉन्डिंग बनती है कि एन और एच के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन और एच के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये हमारे पास जो है डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाता है। The two polynucleotide chain associated by base pairing to form a double stranded DNA appear with the T and G pairs. Oh, okay. Adenine A pairs with T and G pairs with the C by forming a specific hydrogen bond. यहाँ पे जो है वो कैसे अटैच हो रहे हैं कि इनके दरम्यान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मोस्ट डीएनए मॉलिक्यूल आर लार्ज, ये हमारे पास क्या है? लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं कि आपस में एक दूसरे से के साथ बहुत ज़्यादा कम्प्लीमेंट्री बेसिस बना के, कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना के ये हमारे पास लार्ज होते हैं। और लेकिन इनकी इस तरह की मिक्सिंग हुई होती है कि ये हमारे पास जो है किसी भी सेल के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। The extremely large size of DNA molecule is in keeping with their role as a repository of the cell genetic information, कि हमारे पास जो है डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी स्टोर होती है। ऑफ कोर्स एन ऑर्गेनिज्म जीनोम इट्स यूनिक डीएनए कंटेंट में बी लोकेटेड अमंग सेवरल क्रोमोसोम्स, कि इसका जो जीनोम है या डीएनए कंटेंट्स कहाँ पाया जाता है? जो क्रोमोसोम्स होते हैं, हमें पता है कि क्रोमोसोम्स से ही हमारे पास जो है हेरिडिटी ट्रांसफ़र होती है। मीन कि ह्यूमन के अंदर भी हमारे, आपको पता है कि 46 जो हैं वो क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 एक पेरेंट से आ रहे होते हैं और 23 जो है वो दूसरे पेरेंट से आ रहे होते हैं। मीन कि एक अगर फादर से आ रहे हैं 23, तो मदर से भी हमारे पास जो है वो 23 आते हैं, तो वो कंबाइन होते हैं, तो वो हमारे पास 46 जो हैं वो क्रोमोसोम बन जाते हैं। ठीक है, तो वो इसकी वजह से जो है वो जो इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट्स के अंदर होती है, तो वो चिल्ड्रन के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाती है। अब क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोस मीन कलर और सोमा मीन बॉडी, के कोई कलर बॉडी जो है ये जब डिटेक्ट किया गया तो वो इसके लिए इसका नेम जो है वो क्रोमोसोम्स दे दिया गया। ईच ऑफ विच कंटेन अ सेपरेट डीएनए मॉलिक्यूल, कि हर क्रोमोसोम के ऊपर एक सेपरेट तरह का डीएनए मॉलिक्यूल होता है। नोट दैट मैनी ऑर्गेनिजम्स आर डाइप्लॉइड, कि ये इनके अंदर क्या होते हैं कि 2 सेट होते हैं हमारे पास डीएनए के, तो इसलिए हम क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं कि ये डाइप्लॉइड है। दैट इज दे कंटेन 2 इक्विवेलेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, के एक पेरेंट से एक तरह के आ रहे होते हैं, यानी फादर से एक तरह के आ रहे हैं और जो है मदर से जो है वो दूसरी तरह के आ रहे हैं, तो वो टोटल हमारे पास डिप्लॉयड हो जाते हैं कि डबल हो जाते हैं। ठीक है, देयर कंटेंट ऑफ यूनिक हैप्लॉइड डीएनए इज हाफ देयर टोटल डीएनए, के वो हाफ जो आ रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं कि हैप्लॉइड है, कि वो जो इनका टोटल डीएनए बनता है तो हाफ वो पेरेंट वाला होता है और हाफ जो होता है वो मदर वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म दैट कैरी 46 क्रोमोसोम पर सेल, एक सेल के अंदर हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। देयर हैप्लॉइड नंबर इज देयर फॉर 23, के उनके हाफ जो होगा वो कितना होता है कि वो 23 होता है। बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट लेंथ डीएनए मॉलिक्यूल आर डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ बेस पेयर, के डीएनए के मॉलिक्यूल के ये बताते हैं कि उसमें कितने बेस पेयर हैं, और 1000 ऑफ बेस पेयर्स अगर हैं हमारे पास तो हम इसको कैसे कहते हैं कि किलो बेस पेयर्स हैं या के भी आ जाता है। ठीक है,
नेचुरली occurring DNA is varies in length from, इनकी लेंथ कितनी हो सकती है 5 किलो बेस पेयर्स इन स्मॉल DNA containing virus to well over 250,000 kb in the largest mammalian chromosome के ये जो वायरस वगैरह के सेल हैं उसके ऊपर इसकी लेंथ जो होती है वो कम होती है, लेकिन ह्यूमन के जो हमारे पास जो हैं क्रोमोसोम्स हैं तो इनकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। ऑल्दो डीएनए मॉलिक्यूल आर लॉन्ग रिलेटिवली स्टिफ, दे आर नॉट कम्प्लीटली रिजिड, कि ये कम्प्लीटली रिजिड नहीं होते हैं। वी शैल डिस्कस, हम तो आगे वाले चैप्टर स्टडी नहीं कर रहे लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं दैट द डीएनए डबल हेलिक्स फॉर्म कॉइल्स, कि आपस में ये इतना मिक्स हुए होता है कि ये बहुत छोटा सा हमें लग रहा होता है और ये कि एक सेल के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, यानी हर सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट द डीएनए डबल हेलिक्स फॉर्म कॉइल्स एंड लूप when it packs inside the cell. Furthermore, depending on the nucleotide sequence, DNA may adopt slightly different helical conformations. इसमें जो हेलिकल कन्फर्मेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, अब ये इतनी इसके अंदर इतनी मिक्सिंग होती है, इतनी मिक्सिंग होती है कि ये जो है बहुत छोटा सा हमें नज़र आता है कि इतना कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बन जाता है कि हालांकि होता तो इतना लंबा है लेकिन वो आपस में इतना मिक्स हो जाता है कि वो जो है एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है और हर सेल के अंदर एग्जिस्ट कर जाता है। Finally, in the presence of other cellular component, the DNA may be bent sharply और टू स्टैंड में भी पार्शली अनबेंट, के या तो ये बेंट भी हो सकता है क्योंकि सेल के अंदर सिर्फ डीएनए थोड़ी होता है, बाकी मटेरियल भी तो होते हैं, कि या तो ये बेंट भी थोड़ा सा हो सकता है या मे बी इसके जो दोनों एंड है वो तो आपस में एंड माइंड भी हो सकते हैं, मीन के जो इंटरमिक्स हुए होते हैं वो खुल भी सकते हैं किसी भी जगह पे। ठीक है, क्योंकि एंजाइम्स होंगे तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो वो फिर हमारे पास क्या है कि ये ऐसे आ जाता है कि वो सिंगल स्टैंड भी आ सकता है या अनवाइंड भी हो सकता है। अब हम सिंगल स्टैंडर्ड देख लेते हैं न्यूक्लिक एसिड जिसे हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है आरएनए होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, मीन इसमें एक ही तरह की बेसिस जो है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है और उन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाया होता। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज रेयर, कि डीएनए जो है हमारे पास क्या होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, तो सिंगल स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है रेयर होता है। अक्रिंग मेनली एज द हेरिडिटी मटेरियल ऑफ सर्टेन वायरसेस, के अगर एग्जिस्ट करता है तो वो वायरसेस के अंदर एग्जिस्ट करता है। इन कॉन्ट्रास्ट आरएनए अकर प्राइमरी एज अ सिंगल स्टैंड, कि आरएनए हमारे पास क्या होता है सिंगल स्टैंड होता है विच यूजली फॉर्म कम्पैक्ट स्ट्रक्चर रेदर देन द लूज एक्सटेंडेड चेन। ठीक है, कि अब जो सिंगल स्टैंडर्ड है लेकिन वो आपस में इतना मिक्स हुआ होता है कि वो भी हमारे पास कम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बनाता है, ये नहीं है कि सिंगल चेन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आगे वो लूप वगैरह बना सकता है या आपस में कंबाइन हुआ होता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल फॉर सर्टेन वायरस, के वायरसेस के अंदर जो है ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है। एन आरएनए स्टैंड विच इज आइडेंटिकल टू डीएनए स्टैंड एक्सेप्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ टू प्राइम ओएच ग्रुप, के डीएनए और आरएनए में फ़र्क क्या होता है कि टू पोजीशन जो हमने पीछे भी बात की है कि उसके ऊपर ओएच ग्रुप की लगा होता है और डीएनए में जो है वो सिर्फ एच लगा होता है। एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द यूरेसिल बाय द थायमीन, कि अब ये जो है थायमीन की जगह पे हमारे पास क्या लगी होगी यूरासिल लगी होगी, कैन बेस पेयर विद अ कम्प्लीमेंट्री स्टैंड ऑफ आरएनए और डीएनए। ठीक है, हमारे पास जो है वो आरएनए के अंदर जो है ओएच ग्रुप लगा होगा और यूरासिल होगी एज कम्पेयर टू थायमीन। एज एक्सपेक्टेड ए पेयर्स विद दी यू। ठीक है, जो कि टी था थायमीन डीएनए के अंदर थायमीन से करी थी, लेकिन अब जो है एडेनिन जो है वो यूरेसिल के साथ जो है अटैचमेंट शो करती है और यहाँ उसके पेयर बनता है, तो ये हमारे पास जी का पेयर जो है वो हमारे पास सी के साथ बनेगा। बेस पेयरिंग ऑफर अकर intermolecularly giving rise to stem loop structure or when loop interact with each other or more complex structures। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है कि इसका कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर क्यों बन जाता है कि ये है तो सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, ऐसे डिफरेंट बेसिस आपस में एक दूसरे के साथ लगी हुई हैं लेकिन वो क्या है एक लूप सी बना देता है, मीन आपस में इनकी इंटरेक्शन शो कर रहा है कि ये डिफरेंट कलर जो है वो दूसरे के साथ जो है वो अटैच हो रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या है, एक लूप सी बन जाएगी। तो ये ऐसे लगेगा कि जैसे ये डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन एक्चुअली वो डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, बल्कि हमारे पास उसने आपस में ही बॉन्ड बनाया होता है। The integrated structure that can potentially be adopted by a single stranded DNA molecule, RNA molecule, provide additional evidence that RNA can do more than just store and transmit genetic information। कि RNA का मतलब ये नहीं है कि जस्ट इसने genetic information को ट्रांसमिट करना है या स्टोर करना है, ये और बहुत सारे फंक्शंस करता है। ये अमाइनो एसिड को कैरी आउट करता है कि जो मैसेज आ रहा है कहीं से भी, ब्रेन से आ रहा है, कहीं से भी, किसी भी सेल से आ रहा है, तो उसको कन्वे करने के लिए प्रोटीन के साथ अटैचमेंट करता है, अमाइनो एसिड को कैरी करता है। या बहुत सारे मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA, डिफरेंट टाइप के RNA होते हैं, हम उनकी डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है। नेमरस इन्वेस्टिगेशन have found that certain RNA molecule can specifically bind small organic molecules, कि ये हमारे पास small organic molecule के साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं, and catalyze reaction involving those molecule, के इनके जो reactions हैं उनको भी catalyze कर रहे होते हैं। These findings provide substantial support that for theories that many of the process essential for life begin through the chemical versatility of small polynucleotide, के जो हमारे पास लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए जो डिफरेंट रिएक्शन हैं वो डिपेंड करें कि जो स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं, मीन वर्सटाइल हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप करते हैं। अ सिचुएशन नाउन एज RNA वर्ल्ड, कि इसको हम RNA वर्ल्ड कह सकते हैं कि डिफरेंट तरह के हमारे पास RNA हैं। वो विल फर्दर एक्सप्लोर RNA स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हम उसको डिटेल में नहीं देखेंगे। इसके साथ हम क्या देख लेते हैं कि DNA इज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन ऑल सेल, हमें पता चल गया, ठीक है। इन मैनी वायरसेस, के सेल के अंदर ह्यूमन बींग्स में भी होता है और वायरसेस के अंदर भी होता है। येट अ पीरियड ऑफ ओवर 75 ईयर पास्ट from a type or the law of inheritance was discovered by George Gregor Mendel until the biological role of DNA was elucidated, कि उस टाइम पहले इतने जो है DNA का रोल नहीं था, लेकिन आस्ते आस्ते जो है DNA के स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में पता चला, तो वहाँ पे डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलती गई। इवन नाउ many detail of how genetic information is expressed and transmitted to further generation is still unclear, कि लेकिन फिर भी हमें एग्जैक्टली ये समझ नहीं आती कि कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो शो होती है, या कैसे वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होती है। तो यानी इसके लिए भी बहुत ज़्यादा साइंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत होती है। तो ये हमने RNA का स्ट्रक्चर देख लिया कि फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेम लूप कैसे बन जाती है। बेस पेयरिंग बिटवीन द कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस विद द RNA स्टैंड अलाउज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड टू फोल्ड बैक टू इट्स ऑन इटसेल्फ, कि ये खुद ही आपस में इस फोल्ड हो जाता है और लूप सा स्ट्रक्चर बना देता है। तो लेकिन एक्चुअल में ये हमारे पास क्या होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। यहाँ से हमने क्या देखा, अंडरस्टैंड दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज कंटेन इन अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन DNA एंड कैन बी एक्सप्रेस थ्रू इट्स ट्रांसक्रिप्शन इनटू द RNA विच इज़ देन ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, के पहले DNA होता है, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ होती है। अब DNA की सीक्वेंस से हमें पता चलता है कि वहाँ से किस तरह का RNA बनना है, फिर वो RNA से डिफरेंट टाइप की हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स बनती हैं, कि किस तरह की प्रोटीन बन रही है, तो वो हमारे पास जो है फिर उसी तरह की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं, या उसी तरह का कोई भी सेल परफॉर्म करता है, या उसी तरह की फंक्शनिंग हो रही होती है, ठीक है। ये सारे का सारा काम जो है वो DNA की बेस होती है। तो ये तो था कि हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, या हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं। हमने जस्ट एंड जस्ट इनकी जो है इंट्रोडक्शन देखा, इसको डिटेल में नहीं देखा। तो स्टार्ट में हमारे पास क्या था कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है, मेन इंट्रोडक्शन था कि न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लिक एसिड में होती है। तो हाँ, फिर हमने सबसे पहले क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स को देख लिया कि न्यूक्लियोटाइड्स की एक्चुअली दो टाइप है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर डबल रिंग होता है और इसके अंदर क्या है, सिंगल रिंग होता है। तो इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, प्यूरिन की एडेनिन एंड गुआनिन, और इसकी क्या थी, 3 थी हमारे पास, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। तो ये हमारे पास क्या है,
इनकी नंबरिंग डिफरेंट होती है, तो इनकी बॉन्डिंग भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। और इसी तरह हमारे पास जो दो डिफरेंट तरह के न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं कि एक हमारे पास RNA होता है, दूसरा हमारे पास क्या है, DNA होता है। तो वहाँ पे भी जो उसके अंदर जो शुगर यूज़ हो रही होती है, जो राइबो शुगर है, वो भी डिफरेंट होती है। मीन वो 2' पोजिशन पे OH का डिफरेंस आता है कि RNA में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और DNA के अंदर क्या है हमारे पास एच ग्रुप होता है, जिसे हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। ये हमने डिफरेंट देखा कि हमारे पास ये इनके स्ट्रक्चर्स क्या थे, सारी की सारी बेसिस के। फिर वो उसकी शुगर के साथ अटैच हो रही है, उसके साथ जो है उसके बाद जो है फास्फेट ग्रुप के साथ अटैच होती हैं। फास्फेट ग्रुप एक भी हो सकता है या मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। उसी बेस पे हमारे पास जो है डिफरेंट तरह के न्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं। अब सिंपली बेस की ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ लिपिड और ग्लूकोज वगैरह के साथ भी रिएक्शन करते हैं और हमें डिफरेंट तरह से एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी एग्जांपल हमने देख ली एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के। वो जब लिपिड और ग्लूकोज वगैरह की हाइड्रोलिसिस होती है तो वहाँ से हमारे पास एनर्जी आती है। और एनर्जी आने के साथ साथ क्या है, वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है और एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह फिर हमने नेक्स्ट क्या देख लिया कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो कैसे बनते हैं। वो पॉलीमर होते हैं हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के। ये पॉलीमर बनते कैसे हैं कि 1 पोजीशन पे बेस है, 2 पोजीशन पे OH है अगर RNA है, ठीक है, वरना DNA है तो ये हमारे पास क्या है, H आएगा। 3 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे फास्फेट ग्रुप लगा होता है, तो इसको हम 5 प्राइम से 3 प्राइम वाली साइड पे देखे होते हैं। और जब ये एक एक स्टैंड अलग-अलग से बन जाता है, तो उसके बाद क्या था, चार्गॉफ रूल ये कह रहा था कि हमारे पास जितने ए हैं उतने ही टी होते हैं, जितने सी होते हैं उतने ही जी होते हैं। तो ये एक एक स्टैंड आपस में इस तरह मिलते हैं कि ये हमारे पास क्या बना रहे हैं, डबल स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि उल्टा होता है, एंटी पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या है कि एक दूसरे के सामने सामने, लेकिन एंटी पैरेलल का मतलब क्या है कि एक की डायरेक्शन क्या है, 5 से प्राइम से 3 प्राइम वाली साइड पे है, तो दूसरे की डायरेक्शन क्या हमारे पास क्या है, वो उल्टा है कि 5 प्राइम नीचे आ गया और 3 प्राइम ऊपर आ गया। कि जो स्टैंड है वो फास्फेट और शुगर ने बनाए होते हैं, और जो बेसिस होती हैं कि वो आपस में जो है इस तरह एक दूसरे के सामने आ जाती हैं और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती हैं। ए और टी के दरमियान में 2 बॉन्ड बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी और सी के दरमियान में 3 बॉन्ड बनते हैं। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और साथ साथ हमारे पास जो RNA है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन साथ क्या है कि वो आपस में जो है खुद भी मिक्स होके वो लूप से बना देता है, या इसका जो स्ट्रक्चर जो है वो लूप स्ट्रक्चर भी बन सकता है। और सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास हमें पता है कि ये DNA में होती है, DNA से RNA में जाती है और RNA से डिफरेंट प्रोटीन बनती है, जो कि किसी भी सेल के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर जो है वो कोई ना कोई फंक्शन प्रोवाइड कर रही होती है।